हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आप सबों के बीच एडिटेरिया के 2023-24 का करंट अफेयर्स का मंथली सेशन लेकर आए दोस्तों, जो फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम की आधारशिला रखी गई है। तो कलिक भगवान विष्णु के 10वें रूप में माने गए हैं। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। श्री कलिक धाम का निर्माण श्री कलिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम है। शिलान्यासन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया है। अगला सवाल है कि हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है विगत रैंकिंग से एक स्थान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। 2023 में 84वें स्थान पर था। 2023 में भारतीयों बिना वीजा के 47 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति वाले दुनिया का पहला मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है कि पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभम गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जो है जाति आधारित गणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सबसे पहला राज्य बिहार जाति जनगणना किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, और तीसरा जो है तेलंगाना जाति जनगणना करने वाले तीसरा राज्य बन गए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग को T15 के नाम से भी जानी जाती है। तो T15 सुरंग की लंबाई जो है 12.77 किलोमीटर है। T15 का निर्माण वर्ष जो है 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गई। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया। क्या है अनुच्छेद 142? तो अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो सक्षम लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अगला सवाल है कि हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा दिखने वाला टावर होगा। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। सुदर्शन सेतु 778 करोड़ की कुल लागत से बना इस ब्रिज की कुल लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज जो है ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है।
अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोची हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इस जहाज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। उद्देश्य है कि लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। संगठन एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए नीप 2020 को पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस लॉन्च किया है। तो स्वयं प्लस जो है व्यक्तियों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर कैरियर संभावनाओं को बढ़ावा में मदद करता है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 5 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। तो एम्स राजकोट गुजरात में, एम्स बठिंडा पंजाब में, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में और एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंची टावर पर स्थापित की गई है। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने वाले देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ABPM अजय? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन योजना सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में शुरू इस योजना के माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिज्यूम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने की फैसला के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है।
अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन आधारशिला रखी गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलेश्वरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पूरक होगी। अगला सवाल है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद पर शपथ ली है। अगला सवाल है कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA-CSG 2024 का उद्घाटन किया गया है। थीम है क्रॉस ब्रदर चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी। अगला सवाल है कि हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड KCL द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र में आयात पर भारत को निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। अगला सवाल है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG करने का फैसला किया है। 2024 में तेलंगाना गठन के तत्कालीन सरकार ने TS संक्षिप्त नाम तय किया था। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह क्रमशः बेंगलुरु जो है 6वें स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया के सबसे धीमा शहर है। अगला सवाल है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। अगला सवाल है कि केंद्र के UPSC, SSC, NET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया गया है। इससे जुड़े अपराध और गैर जमानती और गैर सामान्य होंगे और अधिकतम 10 वर्ष का जेल तथा 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि लोकसभा के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 47 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। प्रसाद का जो पूर्ण रूप है भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? तो विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई योजना है। अगला सवाल है श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना पनडुब्बी NIC करंज को भेजा है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड विधानसभा सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का हिस्सा करने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से सामान्य नागरिक संहिता लागू है। अगला सवाल है कि हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात EU ने गोल्डन वीजा दिया है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था
एफएमआर को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर से लिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम संबोधित की गई है। आचार्य श्री प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक है। गौड़ीय मिशन के संस्थापक कौन थे? श्री प्रभुपाद जी जो है वो गौड़ीय मिशन के संस्थापक की है। अगला सवाल है कि 10 फरवरी को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका जो थीम था वो था बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। सम्मानित अतिथि जो थे देश सऊदी अरब के थे। अगला सवाल है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर है। सुबिका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। ब्राउन गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। अगला सवाल इससे जुड़े सवाल है कि प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के सीईओ मा हुआतिंग है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन लीग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस से ओलंपिक 2024 की अगुवाई के प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुड़ने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक प्रशिक्षण के लिए उत्सुकता केंद्र का उद्घाटन किया। अगला सवाल है कि हाल ही में सिक्किम के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। नोट यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। इसका शुरुआत जो है 2016 में की गई थी एनपीसीआई की। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान तथा मॉरिशस में 8 देशों में यूपीआई चालू है। अगला सवाल है कि हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक की मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया गया है। काजी नींबू जो है अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है।
अगला सवाल है कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान के इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की थी। पीपीपी के अनुसार ऐसा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अगला सवाल यह है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रोफोरेस्ट्री, इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि संस्कृति तथा विदेशी मंत्री के ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु रामसिंह जी दशाब्दी जयंती का अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का तथा 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। अगला सवाल है कि श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन का नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। कुल 20 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य जो है समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। अगला सवाल है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगाग नगर और मेरामंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला देश का पहला स्टील प्लांट है। अगला सवाल है कि यह वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा परमागन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान का दिशा में इस्पात उत्पादकों उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। अगला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया। भारत और UAE की संस्कृतियों के संगम दिखाने के लिए मंदिर के 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई जो है 108 फीट है, लंबाई जो है 262 फीट है, चौड़ाई जो है 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया है। कार्यक्रम को अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे यह कारण रहा है कि अरबी भाषा के लोगों में हेलो का और स्वागत को अहलान कहा जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19(1)(a) के प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। अगला सवाल है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। जारीकर्ता जो है वो सेबी है। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका के अनावरण किया गया है।
अगला सवाल है कि भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन का और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया है। यह पूरे भारत के में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है। यह सभी बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों को प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास जो आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगी। अगला सवाल यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचान के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिव्यांग जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 के कार्यभार संभाला था। अगला सवाल यह है कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचरेबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। उसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। अगला सवाल है कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी 1977 को यह पहली बार मनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक जो राकेश पाल जी है। अगला सवाल है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन FADA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री जो है 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन जारी करने प्रदर्शित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडप में नई दिल्ली में किया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 के नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला सवाल है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रदेश के में पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। केरल कासरगोड जिले में पहले बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत का एक सर्वश्रेष्ठ भारत पहल के तहत पांडुचेरी में ओरोवेली अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया, जो एक शैक्षणिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगला सवाल है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षक उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रिटर्न पोर्टल लॉन्च किया है। रीयूनिट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के सबलपुर में नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। अगला सवाल है, केंद्रीय आयुष और जहाज रानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायों की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, कर्नाटक के तन्नीवर्वी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फर्स्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया गया। यह शहर जो स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। अगला सवाल है कि तमिलनाडु के स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहन करने के लिए कलिंगा स्पोर्ट्स किट पहल शुरू की है। इसके तहत 1200 ग्राम पंचायतों में को खेल किट प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है कि सत्यनारायण सिंह सिद्धू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अपने से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी 2024 का वीडियो को देखना चाहते हैं दोस्तों तो पिछला वीडियो हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।